ये कहानी है सैम लिविंगस्टोन और उनकी फैमिली से रिलेटेड। मिस्टर सैम लिविंगस्टोन यूएसए के रहायशी हैं और आजकल रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं अपनी अहलिया के साथ। वो कहते हैं, मैं यूएसए में 80s और 90s में एक लॉयर की हैसियत से काम करता था और मेरी जो वाइफ हैं वो एक लोकल स्कूल में एज अ हेड टीचर फराइज अंजाम दे रही थी। हम एक वेल ऑफ फैमिली से हैं। पैसा हमारे लिए कभी कोई इशू नहीं रहा। इस पैसे को हमने वाइजली यूज भी किया और सेव भी किया। 1996 की बात है। हमने प्लान किया कि हम बच्चों की स्कूल की हॉलिडेज के दौरान यूएसए के अंदर ही किसी दूर दराज इलाके में टाइम स्पेंड करेंगे। उस दौरान इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो थे नहीं कि कोई अच्छी नई जगह ढूंढना आसान हो। हमने अपने फ्रेंड्स का सहारा लिया और उनसे पूछा कि वो लोग हमें कोई नई जगह गाइड कर सकते हैं जहां हमारी फैमिली कंफर्टेबल तरीके से अपना वक्त गुजार सके। अब मुख्तलिफ तजवीज़ हमें दी गई। हमने काफ़ी सोचने के बाद एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जो हमारे शहर से 5 घंटे के फासले पे था और इलाका बेहद खूबसूरत बताया गया था। जो ही स्कूल समर हॉलिडेज स्टार्ट हुई, हम दूसरे ही दिन अपनी मंजिल की तरफ सुबह सुबह निकल पड़े। सफर के दौरान हमें थोड़ी मुश्किलात का सामना हुआ क्योंकि 2 बार हम रास्ता भटक गए। रास्ता सीधा सीधा नजर आता था लेकिन न जाने कैसे हम घूम घूम कर एक ही मोड़ पे वापस आ रहे थे। हैरत अंगेज तौर पर तीसरी बार उसी मैप को फॉलो करने पर हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। एक कच्चा रास्ता सीधा छोटी सी आबादी की तरफ ले गया। वहां कुछ केबिन्स बने हुए थे और स्टाफ के 2 अफराद ने हमें वेलकम किया। छोटे छोटे पुराने तर्ज के घर देखकर हम काफी हैरान हुए कि इतने वीराने में अलग थलग लोग रहते हैं और पता नहीं इस वीरान जंगल के इलाके में अकेले किस तरह वक्त गुजारते होंगे। वो लोग हमें कच्चे रास्ते से थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ ले गए और वहां जाकर हमारी हैरत में इजाफा होता गया। बिल्कुल जंगल के अंदर 10 से 15 खूबसूरत बड़े बड़े केबिन्स मौजूद थे जिसमें हर किस्म की फैसिलिटीज अवेलेबल थी। मॉडर्न बेडरूम्स, मॉडर्न बाथरूम, मॉडर्न किचन और बाकायदा बच्चों के लिए भी खेलने और एंजॉय करने के लिए बेहतरीन इंतजाम था। इतना लेविश सेटअप होने के बावजूद हमें मालूम हुआ कि हमारे अलावा वहां कोई और फैमिली मौजूद नहीं थी। बाकी केबिन्स बिल्कुल खाली थे। समर सीजन में इतना बेहतरीन स्पॉट वीरान था। इस जगह को तो लाजमी बुक होना चाहिए था, लेकिन उसमें सिर्फ हमारी फैमिली मौजूद थी, जिस पर हमें काफी तशवीश हुई। क्या वजह हो सकती है कि ये जगह रेंट पर नहीं जा रही थी? जब तक हम फ्रेश हुए, स्टाफ ने हमारे लिए बेहतरीन रिफ्रेशमेंट का इंतजाम कर दिया और फिर आगे पीछे टूर भी करवाया। यकीन मानिए, वो जगह वाकईतन बहुत खूबसूरत थी, लेकिन साथ साथ पुरअसरार भी। वापसी पर स्टाफ ने एक काफी बुलंद सी जगह को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि अंधेरा होने वाला है, वरना हम आपको वो जगह जरूर दिखा दे। आप यहाँ जरूर विजिट कीजिएगा, लेकिन अंधेरा होने से पहले पहले वहां से वापस अपने केबिन्स में चले जाइएगा। हमने उस वक्त जहमत न की पूछने की कि ऐसा क्यों है, और लाइटर मूड में सारे वाकई को लिया और केबिन की तरफ चल पड़े। दूसरे और तीसरे दिन तक सब कुछ ठीक रहा। हमने इर्द गिर्द के जंगल को एक्सप्लोर किया। वहां एक खूबसूरत सी नहर थी, उसमें स्विमिंग की।
नहर के साथ एक लकड़ियों का बना हुआ बहुत पुराना सा मकान था। स्टाफ के साथ हमने उसको भी विजिट किया। वो बिल्कुल अबैंडन था और स्टाफ के मुताबिक सारी मीलों पर फैली जमीन के मालिक का आबाई घर था। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम इसी छोटे से घर में गुजारे थे और यहीं पर उनकी डेथ हुई थी। डेथ के बाद उनकी औलाद ने ये सारी जमीन हमारी कंपनी को सेल कर दी है। इस मकान को डेमोलिश करना था, लेकिन कंपनी के दूसरी जगहों पे तवज्जो होने की वजह से हम इसको डेमोलिश न कर पाए और अभी एक अट्रैक्शन के तौर पर यहाँ मौजूद है। विजिटर्स इसको देखकर महजूज होते हैं। वो हमारा 4th डे था। हम पूरी फैमिली स्विमिंग के लिए गए और उस पुराने मकान के साथ ही बारबेक्यू तैयार कर रहे थे। बच्चे सामने ही स्विमिंग कर रहे थे, लेकिन हमारे बच्चों में से एक काफी देर से नजर नहीं आ रहा था। मेरी वाइफ उसको ढूंढती हुई घर के पिछली तरफ गई तो वहां गुमसुम खड़ा था। करीब पहुंचने पर चौंक गया। कहने लगा, आपने उस खातून को देखा जो अभी अभी मेरे पास खड़ी थी? वो काफी देर तक मुझसे बातें करती रही। बेटा, यहां तो सिर्फ मुझे तुम ही दिखे और तुम्हें मालूम है कि यहां पर सिर्फ हमारी फैमिली ही है। लेकिन हमारा बेटा बज़िद था कि वो एक खातून से काफी देर तक बातें करता रहा था। कहने लगा कि मेरे पास वो आई थी और वो आप दोनों को भी जानती हैं। न जाने क्यों उसकी ये बातें सुन के हम लोग थोड़े परेशान हो गए। अभी हम उसकी बातों को ही समझ रहे थे कि हमारा दूसरा बेटा जो स्विमिंग कर रहा था वो दौड़ता हुआ हमारे पास आया और कहने लगा, मुझे डर लग रहा है। मैंने अभी अभी कुछ दरख्त के साथ बहुत ज्यादा बच्चे देखे हैं जो बहुत बहुत लंबे हैं और उनके चेहरे बिल्कुल स्याह हैं। मेरी वाइफ को ये जगह शुरू से ही परेशान कर रही थी। लग तो मुझे भी पुरस्कार रही थी, लेकिन मैं अपना वहम समझ रहा था। जब ये दोनों इंसिडेंट हुए जो दोनों मेरे बेटों के साथ हुए, तो उस वक्त मेरी छठी ने काम करना शुरू कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि हमें यहाँ ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए। हम नहीं जानते थे कि हम किस चीज का सामना कर रहे हैं। ऐसी क्या चीज है जिसने मेरे दोनों बेटों को उस वक्त डरा दिया था, और न जाने ये जो भी चीजें थी कितनी खतरनाक हो सकती थी। अब मैंने जल्दी जल्दी सारा सामान पैक किया, सब समेटा, बच्चों को, वाइफ को लिया और सीधा केबिन की तरफ चलना शुरू कर दिया। हम सभी थोड़ा ज्यादा डर गए थे कि हम लोग तेज तेज बढ़ने लगे। हमने वापसी का कुछ रास्ता जैसे ही अबूर किया, हमें पीछे से हंसने की, चीखने की मिली जुली सी आवाजें आने लगी और हमने वापस जैसे ही मुड़कर देखा जिस जगह पर हम थोड़ी देर पहले बारबेक्यू कर रहे थे, वहां 30 से 40 लंबे कद के लोग खड़े थे। चेहरे उनके वाज़ेह नहीं थे, लेकिन जिस तरह से वो हिलजुल रहे थे और इतनी ज्यादा तादाद में थे कि हमें डर लगने लगा। मैंने सबको मना किया कि पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस सीधे सीधे तेज तेज कदमों से केबिन की तरफ बढ़ते रहो। और जो हम केबिन की तरफ पहुंचे तो मेरी वाइफ और बच्चे इतना खौफ का शिकार थे कि उन्होंने हमें उसी वक्त यहां से जाने का कहा। अब एक और अजीब बात हमारी मुंतजर थी कि केबिन और उसके बाहर कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। ये सब देखकर हम लोग और परेशानी में मुब्तला हो गए कि हमें इस वीरान जंगल में सारा स्टाफ कहां छोड़कर चला गया है। अब शाम होने लगी थी और उस वीरान जंगल में मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल तन्हा। चारों तरफ किसी की मौजूदगी का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा था। मुझे इतना यकीन हो चुका था कि अगर यहां मजीद रुके तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अगर अंधेरा बढ़ता गया और हमें किसी किस्म की कोई मदद न मिली तो न जाने उस वक्त मैं क्या करूंगा।
हम पूरी फैमिली जल्दी से अपना सामान समेट के गाड़ी में बैठे और तेजी से वहां से निकल गए। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और रास्ता मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तकरीबन 40-45 मिनट इधर उधर भटकने के बाद हमें एक पुलिस स्टेशन नजर आया। मैंने सोचा कि यहाँ पुलिस स्टेशन में रुककर रिपोर्ट भी करनी चाहिए और मदद भी लेनी चाहिए। अब हम जो पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए तो हमें खासा परेशान देखकर उन लोगों को भी पता लग गया कि ये मुसाफिर हैं और किसी मुसीबत में हैं। हमने उनको सारा वाकया तफसील से बताया कि वहां क्या हुआ है और किस तरह वहां का अमला अचानक गायब हो गया है। इस दौरान वहां 2 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स भी थीं। उन्होंने मेरी वाइफ और बच्चों को बहुत सपोर्ट किया, उनको काम डाउन करने में हमारी बहुत मदद की। पुलिस वालों ने कहा कि आप रात का सफर न करें, पुलिस स्टेशन के साथ ही कुछ खाली कमरे हैं, आप रात को वहां रेस्ट कीजिए। और हमने वहां रात को रेस्ट किया, लेकिन सच सारी रात हम सब जागते रहे। अब सुबह हुई और जो ही हम वहां से जाने के लिए निकले तो पुलिस हेड ने हमें वहां अपने ऑफिस में बुलवाकर कुछ और डिटेल्स दी। कहने लगे कि आप लोगों ने जिस जगह की इंफॉर्मेशन दी थी वैसी कोई जगह तो हमारे इल्म में थी ही नहीं, लेकिन आपके कहने पे हमने रात ही में वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम भेज दी थी। हैरत की बात है कि जिस जगह पर आपने स्टे किया था वहां किसी केबिन्स का कोई नामो निशान नहीं है और ना ही कोई आबादी है। वो तो एक खाली जंगल का इलाका है जहां सिर्फ एक पुराना सा मकान है। हम दोनों मियां बीवी का इसरार था कि हमने खुद वहां वक्त गुजारा है, ये किस तरह हो सकता है कि वहां कोई भी मौजूद ना हो। ऑफिसर कहने लगे कि सर, मैं आपको डाउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन दरअसल इस वीरान सुनसान लोकेशन पर अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती रहती हैं। आपने समझदारी का सबूत दिया कि आपने वक्त जाया किए बगैर वहां से फौरन निकल गए, वरना मामलात संगीन हो सकते थे। बस इतना जरूर कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम कभी भी कहीं पर भी जाएं तो ऐसे इलाकों का इंतखाब करें जिसमें आपकी सेफ्टी गारंटेड हो और वीरान डेस्टिनेशंस पर जाते हुए मोहतात रहें। हमने उनसे बहस करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो खुद मान रहे थे कि हम झूठ नहीं कह रहे। उसके बाद हम कभी ऐसी लोकेशन पे नहीं गए जो आबादी से हटकर हो, और अपने उन दोस्तों से भी पूछा जिन्होंने उस जगह का बताया था, तो मालूम हुआ वो लोग भी कभी वहां नहीं गए थे, बस किसी पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखी थी। मैंने कोशिश की कि वो पेपर मुझे मिल सके कि मैं उस एविडेंस को लेकर पुलिस से जाकर दोबारा बात करूं, लेकिन ऐसा हो ना सका। अब हम अक्सर इस वाकये को याद करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं ताकि किसी भी वीरान जगह पे जाने से पहले लोग अच्छी तरह मालूमात कर लें। एक और अजीब बात है कि हमारे पास कैमरास थे, लेकिन न जाने क्यों हमें उस वक्त उस जगह कभी भी एक फोटो लेने का भी ज़हन में नहीं आया, वरना शायद हमारे पास ये एक एविडेंस होता। आज भी सोचते हैं कि अगर हम उस दौरान कोई गलती कर बैठते या उन सब मामलात को अपना वहम समझकर वहीं स्टे किए रहते, वहां से निकलते नहीं, तो न जाने आज हम मौजूद भी होते कि नहीं। न जाने वो कोई शैतानी कल्ट था, कोई मखलूक थी, क्या था, उसका वहां होने का क्या मकसद था, और अचानक गायब होना भी हैरान कुन और चौंका देने वाला मामला था। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये वाकया था यूएसए की एक बहुत ही अमीर फैमिली का, बेहद पुरस्कार, और भेजा था हमें हमारे दोस्त वकास अहमद ने यूके से। सच बात यह है कि मुझे ज्यादातर कहानियां मौसूल नहीं होती हैं, कभी कभी कोई मुझे कोई वाकया भेज देता है, वरना ज्यादातर कहानियां तो मेरी अपनी होती हैं। लेकिन एक वकास अहमद हैं जो रेगुलर मुझे कहानियां भेजते हैं।
अभी एक कहानी उनकी अपलोड होती है कि दूसरे दिन उनकी दूसरी कहानी मुझे मौसूल हो जाती है। यह अलग बात है कि मैं उनकी कहानियां काफ़ी लेट पब्लिश करता हूँ, लेकिन मुझे वकास की कहानियां बहुत पसंद हैं। और आज जो वाक़या हमने डिस्कस किया, ये वो बात है कि जब भी हम लोग कभी किसी दूर दराज इलाके में जाते हैं तो न जाने क्यों ये बात मेरे जहन में भी खटकती रहती है। शायद मैं वहमी हूँ, या शायद बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखने की वजह से दिमाग ऐसा सोचने लगा है, या फिर हर वक्त हॉरर स्टोरीज सुनते रहना और लिखते रहने की वजह से जहन ऐसा हो गया है। क्या आप लोगों के साथ कभी इस तरह का कोई वाक़या पेश आया है? क्या आप लोग कहीं पे पिकनिक मनाने गए हो और वहां आपको किसी की प्रेजेंस फील हुई हो? एक वाक़या याद आ रहा है मुझे, काफ़ी अरसा पहले शेयर किया था, एक फार्म हाउस का। ये फार्म हाउस था हैदराबाद की तरफ, और उस फार्म हाउस में जिस फैमिली ने स्टे किया था, वहाँ जो भी चीज़ें थी उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा डरा दिया था। बल्कि उस फैमिली का एक शख्स तो पोजेस्ड भी हो गया था। ऊपर देखिए, लिंक नजर आ रहा होगा, अगर मौका है, टाइम है तो ज़रूर सुनिएगा ये वाक़या। तो वकास अहमद का शुक्रिया अदा करते हुए बढ़ते हैं इख्तिताम की तरफ। और दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये भी चेक कर लीजिए कि अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन प्रेस किया है कि नहीं। अपना और अपने आसपास तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक और किसी नए और सच्चे वाक़े के साथ।